Hello everyone, welcome back to Easy Legal. Today's topic of discussion will be on one of the most important topics of the Criminal Procedure Code 1973, that is Chapter 21A, Plea Bargaining. प्री बार्गेनिंग के नाम से तो आपको पता ही चलता होगा, यहाँ पर बार्गेनिंग टर्म यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अक्सर मार्केट जाना आना करते हैं, कुछ आइटम्स परचेज़ करने हो हमें, तो अगर सपोज़ हम लोग शॉपकीपर से हमारे एक दोस्त का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए गिफ्ट परचेज़ करना है. हम उस शॉप से हम लोग रेगुलरली आइटम्स परचेज़ करते रहते हैं, तो हम लोग रेगुलर कस्टमर हैं, वो शॉपकीपर हमें जानता है. तो हम लोग एक गिफ्ट परचेज़ करने गए जो उसका सर्टन अमाउंट है 1700 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल. तो आप उनको बोलते हो कि भैया देखो, मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, यहाँ से चीज़ें खरीदते रहता हूँ, आप इतने हाई प्राइस क्यों लगा रहे हो, थोड़ा कम करो. तो वो आप 1700 के बदले में उसको बोलते हो आप 1500 रखो. तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्ट्रेट अवे 200 रुपीज़ उस शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो. तो यही चीज़ एक कोर्ट ऑफ लॉ में भी एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, जहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, वो प्लीड करता है कि मैं गिल्टी हूँ. वो बोलता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ इस केस में, लेकिन क्या वो सीधे तर बोल देगा कि मैं गिल्टी हूँ इस केस में बिना कुछ बेनिफिट पाए. तो वो गिल्टी इस कंडीशन पर मानता है कि उसको उसके ऊपर जो सेंटेंस अप्लाई किया गया है उसको थोड़ा कुछ उसको छूट दिया जाए, उसको कुछ रिडक्शन दिया जाए, या फिर उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, उसको उस सामने वाले पार्टी को, अपोजिट पार्टी को जो विक्टिम हो उसको कॉम्पेंसेशन दे सके उसको. तो ये उनके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है उस केस में. तो उसके बदले में जो ऑफेंस कर रखा है अक्यूज्ड पर्सन ने, वो जब गिल्ट एक्सेप्ट करता है अपना कोर्ट ऑफ लॉ में, तो बदले में प्रोसिक्यूशन साइड अपना कंसेंट देता है कि इसके ऊपर जो सेंटेंस इम्पोज किया गया है उसको थोड़ा घटाया जाए या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाए, उसको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए अक्यूज्ड पर्सन को. तो ये जनरली ये कंसेप्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया था चैप्टर 21A के अंडर. इस कंसेप्ट को इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया गया था, इंडियन लॉ ने इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया था. इसको इसीलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि एंशियंट टाइम्स में, पहले के ज़माने में लीगल रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी. जैसे कि आज के टाइम में पार्टीज़ को बुलाया जाता है कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़ होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें एक कोर्ट में होती है जो कि पहले के डेट्स में नहीं होती थी, पहले के टाइम में नहीं होती थी. तो लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ट्रायल्स के स्पीडी डिस्पोजल होते थे, केसेस के स्पीडी डिस्पोजल होते थे. लेकिन आज की डेट में जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे केसेस बहुत बहुत दिनों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं. तो इसी चीज़ को लेकर, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ट्रायल को लेकर इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया था, इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया था इंडियन लॉ के द्वारा, ताकि इस केस में अगर डायरेक्टली अक्यूज्ड पर्सन कोई केस को लेकर गिल्टी अपने आप मान लेता है तो तुरंत ही केस का डिस्पोजल उस केस में हो सकता है. तो जनरली द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज दैट व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन accept his guilt in the court of law or pleads guilty in the court of law in exchange of certain concessions made by the prosecution. That is, the prosecution agrees to reduce some amount of sentence that has been imposed upon the accused person. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो कंसेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का वो सारे केसेस में एप्लीकेबल होता है? नहीं. द आंसर इज नो. प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन दोज केसेस where the accused person has committed an offense punishable with more than 7 years of imprisonment. ये है पहला कंडीशन. पहले कंडीशन में बोला गया है जहाँ पर अक्यूज पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रखा है जिसका पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का हो, उस केस में प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं होता. सेकेंड कंडीशन है जहाँ पर वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन इज punishable with death penalty or life imprisonment, the concept of plea bargaining is not applicable. जहाँ पर एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर रखा है अक्यूज्ड पर्सन ने जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल अभी एक पर्सन मर्डर करके आएगा, बोलेगा कि मैं प्लीड करना चाहता हूँ कोर्ट में कि मैं गिल्टी हूँ, बदले में मेरा सज़ा कम कर दिया जाए. तो क्या इस केस में प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका एक मर्डर की सज़ा हमेशा डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होती है. थर्ड कंडीशन ये है जहाँ पर the offense committed by the accused person affects the socio-economic condition of the society of the country. जहाँ पर कंट्री के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन के ऑफेंस ने अफेक्ट कर रखा, उस केस में भी प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता. फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम लोग
नोट वगैरह छापने की बात करते हैं, डुप्लीकेट नोट्स वगैरह छापने की बात करते हैं। यहाँ पर अक्यूज्ड एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, उस केस में भी प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। लास्ट कंडीशन एक है जहाँ पर वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन अफेक्ट्स एनी वुमेन और एनी चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पर एक वुमेन को या फिर एक ऐसे चाइल्ड को वो ऑफेंस अफेक्ट कर रहा है जो 14 साल से उम्र के कम का हो, उस केस में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने क्या क्या सीखा, कौन से केसेस के अंडर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं है। 4 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ मोर देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उस केस में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड है वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस केस में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वेयर द ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, उस केस में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड वेयर द ऑफेंस अफेक्ट्स एनी वुमेन और चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, इन दैट केस द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या जो अक्यूज पर्सन है वो डायरेक्टली आकर कोर्ट ऑफ लॉ में बोलता है कि मुझे एक प्ली बार्गेनिंग करना है यहाँ पर, तो ये अलाउ किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर होता है। अक्यूज्ड को एक एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ को प्ली बार्गेनिंग के केस में, जहाँ पर उस एप्लीकेशन में उसको मेंशन करना पड़ता है वो ऑफेंसेस के सारे डिटेल्स जो उसने कमिट कर रखा हो। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन के साथ उसको एक अफिडेविट अटैच करके देना पड़ता है, जिस अफिडेविट में उसको ये मेंशन करना पड़ता है कि उसको भली भांति पता रहता है कि उसने क्या ऑफेंस कमिट कर रखा है और उस ऑफेंस के लिए उसको क्या सज़ा मिल सकती है, उसे वो पता है। ही हैज़ द नॉलेज दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस ही कैन बी इम्पोज्ड अपन फॉर कमिटिंग दैट ऑफेंस, उसको ये सब पता रहता है। और उसको ये भी स्टेट करना पड़ता है एफिडेविट में कि प्रीवियसली उस ऑफेंस को लेकर वो कन्विक्शन उसको नहीं मिला हो। ये सारे एसेंशियल्स जब वो प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन में मेंशन कर रखता है, उस केस में कोर्ट ऑफ लॉ उस प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है। जब कोर्ट ऑफ लॉ प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो पार्टीज टू द केस को, यानी कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट जैसे भी केस हो, और अक्यूज पर्सन को एक डेट फिक्स कर देते हैं। उस डेट पर, उस नेक्स्ट डेट पर बुलाया जाता है उन पार्टीज़ को। अक्यूज पर्सन को इन कैमरा प्राइवेटली एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो एप्लीकेशन जो प्ली बार्गेनिंग का है वो वॉलंटरीली उसने अप्लाई किया है या नहीं। अगर उसने वो एप्लीकेशन वॉलंटरीली अप्लाई किया है तो उस केस में नॉर्मली फिर से नेक्स्ट डेट दिया जाता है, जहाँ पर कोर्ट उन पार्टीज़ को अलाउ करता है एक मीटिंग फिक्स करके म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने के लिए, यानी कि केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ज़्यादा ना बढ़ाकर, म्यूचुअल कंसेंट के साथ सब पार्टीज़ का। और कोर्ट यहाँ पर देखता है, कोर्ट यहाँ पर नज़र रखता है सबके ऊपर कि ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पार्टीज़ के अंडर होता है वो सबके वॉल्यूंटरीली, सबके खुद के स्वेच्छा से हो रहा है। और यहाँ पर अगर एफआईआर के बेसिस पर वो केस इंस्टीट्यूट हुआ होता है तो कोर्ट पार्टीज़ को एक नोटिस भेजता है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए। जो पार्टीज़ यहाँ पर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेनेंट, अक्यूज्ड पर्सन को और विक्टिम को, और जो केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को। लेकिन अगर वो केस एक कंप्लेंट बेसिस पर इंस्टीट्यूट किया रहता है तो फिर वो अक्यूज्ड को और सिर्फ विक्टिम को ही नोटिस देते हैं इस म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को लेकर एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। उसी बेसिस पर अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन काम कर जाता है, वर्कआउट कर जाता है, तो फिर कोर्ट को एक इस म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिस रिपोर्ट के कॉपीज़ वो अक्यूज पर्सन और हमारे विक्टिम को भेजते हैं, उसके नोटिस भेजते हैं, उस रिपोर्ट के नोटिस को भेजते हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल उस केस का डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल में अगर कोर्ट को लगता है कि इन पार्टीज़ के अंदर ऐसा कुछ बातचीत हुआ है, ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि विक्टिम को कंपेंसेशन जितना मिलना चाहिए अक्यूज पर्सन उसको देगा, तो वैसा ऑर्डर मिलेगा। अगर अक्यूज्ड पर्सन प्रीवियसली इस ऑफेंस को लेकर कोई कन्विक्शन उसका ना हुआ हो, उसके गुड कंडक्ट को लेकर अगर उसको प्रोबेशन पीरियड में छोड़ना होता है तो कोर्ट उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन को प्रोबेशन पीरियड पर जाने के लिए अलाउ कर देता है। फिर केस के डिस्पोजल के बाद जज अपना जजमेंट सुनाते हैं। जजमेंट सुनाने के बाद एक बार वो जजमेंट फाइनल हो जाता है, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट के बाद, और अक्यूज्ड पर्सन के पास अपील का कोई प्रोविज़न नहीं रहता है। वो अपील अपने हायर फोरम में जाकर नहीं कर सकता है। हाँ,
वो कर सकता है तो स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई रिट पिटिशन डाल सकता है अंडर 226 और 227 आर्टिकल के आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर. This was all about the concept of plea bargaining. It is one of the very important concept from the point of view of judiciary or any other competitive examination in the field of law. Therefore, be very careful with this chapter. अच्छे से पढ़ना. Thank you and have a nice day.